बहुत समय पहले की बात है। त्रिपुरा नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम मदन था। मदन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। मदन के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। मदन सेठ जयचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ जयचंद मदन को पैसे देता था, जिससे मदन के परिवार का जीवन व्यापन होता था। मधु, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन सोनू और पिंकी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है, तो जाके दे आओ ना स्कूल का फीस। कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चल पाता है। अब उतनी सी पैसों में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? मैं एक बात आपको साफ साफ कह देता हूं, आप सेठ जयचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन प्रतिदिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकले तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों के पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा, अब इतनी कम पैसों में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर मदन काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है, देखो। अब ये सेठ जयचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है, और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। ये कहकर कि जो मैंने जयचंद जी से 200 रुपए उधार लिए थे, उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपए काट रहा हूँ। हाँ लालू भाई, तुम ठीक कह रहे हो। सेठ जयचंद एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ जयचंद ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस जयचंद ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सब सेठ जयचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भी भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे निराश होकर अपने अपने घर आ जाते हैं। क्या हुआ जी, इस बार कितना पगार मिला है? मधु, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं मधु? ये सेठ जी कभी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं हैं। अब इतेजार शिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन बाद देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। सेठ जयचंद सबको पगार देता है। अरे लालू, ये लो अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 3000 है। मैंने तो इस महीने 4000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे इस आराम के काटे हैं। सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैं तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटा आराम। देख लालू, मुझे ज्यादा हिसाब किताब न समझा। ये 3000 रखो, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे लालू के पास उन पैसे को लेने की सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। लालू चुपचाप वो पैसे रख लेता है। मदन, ये लो तुम्हारे 4000 रुपए। सेठ जी, 4000 क्यों? मेरे तो पूरे 5000 बनते हैं ना।
मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लड़कियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी, जब तक लकड़ी का दाम नहीं बढ़ता। पर बात तो 5,000 की हुई थी ना, अब 4,000 मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए, 4,000 ही मिलेंगे। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे मदन के पास उन पैसे को लेने की सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, ये सेठ जयचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की एक दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं लालू, ऐसे नहीं कहते, वो हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 3,000 रुपए, इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम कर भी क्या सकते हैं लालू, हमें लकड़ी काटने की सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ जयचंद ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद सब अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। आ गए आप, कितना पगार मिला है? मधु, इस बार सेठ जी ने बस 4,000 ही दिए हैं। बस 4,000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में 2,000 रुपए निकल जाएंगे, फिर 2,000 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या करूं मधु, अब तुम्हें इसने में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। आप क्या देख लोगे? नहीं मधु, मैंने सेठ जी से पैसे के लिए कहा था, लेकिन सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद में कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूँगा, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर मदन काम पर निकल जाता है और जैसा कि मदन ने कहा था, सेठ जयचंद के यहाँ काम करने के बाद मदन काम की तलाश में निकल जाता है। मदन पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह मदन को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर मदन वापस जाने लगता है। तभी वो देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसे का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। ये देखकर मदन बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहाँ से निकल जाता है, तब मदन की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तले तो कुचला ही जाता। ये मैं कहाँ आ गया? मदन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर जाती है। मदन उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगा। मदन जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर मदन एकदम से पीछे हट जाता है। तभी गुफा में से एक जिन्न प्रकट हो जाता है और वह मदन से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो, कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में जाकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसीलिए मैं इस टोकरी को घर ले जा रहा था। मदन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी आँखों से देख सकता हूँ। आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए। मैं एक जिन्न हूँ।
और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो ये टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत मदन, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये जादुई टोकरी है। क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ मदन, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। मदन टोकरी को लेकर घर आ जाता है। मधु, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। ये क्या, आप एक टोकरी लाए हो? सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं मिला। मधु, ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। मदन मधु को वो सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुआ। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ मधु, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। मदन थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने मधु को रखने को दी थी। मधु, तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगलों गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। तुम उस लकड़ी को ले आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। मधु चंदन की लकड़ी ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियाँ आ जाती है। ये देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियाँ हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ मधु, मैं कल सुबह बाजार जाकर इको बीच आऊंगा और जो पैसे उसे हम अपने सोनू और पिंकी की स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन मदन जयचंद सेठ के यहाँ काम पर ना जाकर चंदन की लकड़ियाँ को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर मदन चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचता है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी मदन से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लड़कियों को बेचकर मदन को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर मदन घर आ जाता है। ये देखो मधु, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लोग कुछ पैसे, इससे तुम कल सोनू और पिंकी के स्कूल के फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो ये जादुई टोकरी है, अब आपको उस सेठ जयचंद के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ मधु, सेठ जयचंद जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारा है, उन्हें ये खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ जयचंद जी से मेरे साथ साथ वो लकड़हारा भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सभी का भला करूँ। वो सभी बहुत ईमानदार लकड़हारा हैं। वो सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर जयचंद ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उन्हें अपने काम में शामिल कर लो। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।